वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के सरबराहों का इजलास हुआ, जिससे खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में इस तरह का खिलवाड़ पहले देखने में नहीं आया। देखती आंख ने ऐसे भयानक मंजर पहले कभी नहीं देखे। कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर की जा चुकी, एक और करारदाद लाएंगे। अदालत ने 4-3 के फैसले को नज़रअंदाज किया, फुल कोर्ट की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से इस केस की प्रोसीडिंग्स हुई वो हम सब के सामने है। एक करारदाद पहले ही पास हो चुकी है और एक और करारदाद हाउस में पेश की जाएगी। इस तरह का खिलवाड़ पहले कभी देखने में नहीं आया। देखती आंख ने इस तरह का एक इंतहाई भयानक मंजर पहले कभी नहीं देखा होगा। 3 रुकनी बेंच जिसने फुल कोर्ट की इस अदा को रद्द कर दिया, 4-3 के फैसले के बारे में कोई बात न की, जो जजेस रिक्यूज कर चुके थे उनके बारे में भी कोई बात न की, और सियासी पार्टीज़ को इस्तदा की गई कि उनको पार्टी बनाया जाए, उनकी इस दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया गया। 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया है उसके मुताबिक 10 तारीख को हुकूमत पाकिस्तान ने इलेक्शन के हवाले से फंड्स मुहैया करने हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी है फंड्स की अदायगी के हवाले से, और वफाक ने जो फ़ौज और रेंजर्स मुहैया करनी है उस हवाले से 17 अप्रैल तक हतमी रिपोर्ट वो पेश की जाएगी बजरिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में इत्तेहादी जमातों के सरबराही इजलास में अदालती फैसले को एक बार फिर अक़लियती राय करार दिया गया है। फैसले से मुतालिक पार्लियामेंट में एक और करारदाद लाने का फैसला किया गया। सिविल बालादस्ती और पार्लियामान के इस्तेहकाम के लिए डटकर मुकाबला करने के अज़्म का इजहार भी किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में हुकूमत इत्तेहाद सरबराहान और कायदीन का अहम मुशावरती इजलास। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। इत्तेहादी रहनुमाओं का वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। इजलास से सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले के बाद मुख्तलिफ कानूनी और सियासी ऑप्शंस का जायजा। सियासी क़यादत ने अदालती फैसले को अक़लियती राय करार दे दिया। सिविल बालादस्ती और पार्लियामान के इस्तेहकाम के लिए डट कर मुकाबला करने के अज़्म का इजहार। फुल कोर्ट तश्कील न देकर इंसाफ का कत्ल किया गया। शुरका की राय के मुताबिक नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने इंतखाबात से मुतालिक फैसला देने वाले 3 रुकनी बेंच के खिलाफ जुडिशल रेफरेंस लाने पर इसरार किया। मौलाना फजल रहमान ने पार्लियामान की बालादस्ती के लिए टकराव की राह अपनाने की तजवीज़ दी। सरबराह PDM का कहना था कि मुअज़्ज़ज़ ख्वाना रवैया तर्क करना होगा। लीगल टीम ने राय दी कि अधूरे फैसले पर अमल दरआमद मुमकिन नहीं होगा। शुरका की तजवीज़ पर वज़ीर-ए-आज़म ने 3 रुकनी बेंच से मुतालिक रेफरेंस या करारदाद लाने का मामला कानूनी टीम के सपुर्द कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी वीडियो लिंक के जरिए इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, इसके लिए सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। पंजाब में आम इंतखाबात का बिगल बज गया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सूबे में इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। पोलिंग 14 मई को ही होगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल का आगाज। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल जारी। नए कागजात नामजदगी नहीं किए जाएंगे वसूल। पुराने शेड्यूल के तहत फाइल कागजात पर ही आयद होंगे एतराज़ात। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी में अपीलें दायर करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल होगी। एपलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसले 17 अप्रैल तक करेगा। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को अलाट किए जाएंगे और पोलिंग 14 मई को होगी। पंजाब में इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ की टिकटों की तकसीम का अमल आज से शुरू होगा। इमरान खान ईद के बाद इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। चेयरमैन PTI का कहना है सुप्रीम कोर्ट की हिमायत और तहफ़्फ़ुज़ में पुरअमन एहतजाज के लिए सड़कों पर आने के लिए तैयार रहना चाहिए।
زمان پارک میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی زیر صدارت پارٹی اجلاس، پنجاب میں عام انتخابات کے لیے امیدواروں کے انٹرویوز کا جمعرات سے آغاز کرنے پر اتفاق۔ اجلاس میں پنجاب کے امیدواروں کے تعین کا عمل ایک ہفتے میں مکمل کرنے کے عزم کا اظہار۔ اجلاس میں قانون کی بالادستی اور آئین کے تحفظ کے لیے وکلاء کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ آئین و عدلیہ پر یلغار اور انتخابات کو التوا میں ڈالنے کی کوششوں کی بھرپور مزاحمت کرنے پر بھی اصولی اتفاق۔ اجلاس میں پی ٹی آئی کے انتخابی جلسوں کے شیڈول پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پارٹی تیاری تیز کر دیں، ٹکٹس کی تقسیم کا عمل جلد مکمل کر دیں گے۔ دوسری جانب عمران خان کا کارکنان کے ساتھ افطاری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ عمران خان نے منڈی بہاؤدین، ننکانہ، سرگودا، گجرات اور لاہور کے کارکنوں کے ساتھ افطار کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ میں جمعرات سے ٹکٹیں تقسیم کرنا شروع کروں گا۔ پارٹی کے سیکرٹری جنرل اسد عمر نے اجلاس کے بعد میڈیا کو بتایا کہ عمران خان عید الفطر کے بعد انتخابی جلسوں کا آغاز کریں گے۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم آئین سے بغاوت کی بات کر رہی ہے۔ عمران خان کے خوف سے یہ اس مقام پر پہنچ گئے کہ آئین بھی توڑ ڈالیں گے۔ اس سے پہلے عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ہمیں آئین کو برقرار رکھنے والی سپریم کورٹ کی حمایت اور تحفظ میں پرامن احتجاج کے لیے سڑکوں پر آنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے آئین کے مطابق اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد نوروز میں الیکشن ضروری۔ شکست سے خوفزدہ حکمران راہ فرار چاہتے ہیں، یہ خود کو بچانے کے لیے آئین تباہ کر رہے ہیں۔ ججز کو ڈرایا دھمکایا گیا، بلیک میل کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ تحریک انصاف کو اداروں کے ساتھ لڑانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ وہ یوم تشکر پر ویڈیو لنک خطاب کر رہے تھے۔ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ جب بھی اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی 90 دن کے بیچ میں الیکشنز ہونے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ الیکشن میں ان کی تباہی ہے، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ پاکستان کے آئین کے خلاف جا رہے ہیں۔ جس طرح کہ ہمارے ججز صاحبان کے اوپر انہوں نے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا، ان کو ڈرایا، دھمکایا، بلیک میل کرنے کی کوشش کی، فیملیز کو برا بھلا کہا، صرف ایک مقصد سے کہ کسی طرح وہ بھی طاقتور کا ساتھ دے دیں، کہ کسی طرح وہ خوف زدہ ہو جائیں اور وہ جو پاکستان کا آئین ہے اس کے ساتھ نہ کھڑے ہوں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، یہ اس لیے خوش آئین ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، قانون کی حکمرانی کی طرف۔ جو دو خاندان کے سربراہ ہیں جو اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں، میں سب سے پہلے یہ پوچھتا ہوں کہ ان کا پاکستان میں سٹیک کیا ہے؟ باہر بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کون سا فیصلہ یہ مانیں گے اور کون سا نہیں مانیں گے۔ ان بچے پھٹے ہوئے اپنے وہ بچوں کو یہاں بٹھایا ہوا ہے، وہ جو جس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ ایک کہتے ہیں جی مارشل لاء لگ جائے گا، جس نانے کے اوپر سیاست کر رہا ہے وہ مارشل لاء کی وجہ سے تو اس کو پھانسی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ کی تقسیم کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر دراڑ پڑ جائے تاکہ ان کو فائدہ ہو جائے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ ہمارا سپریم کورٹ ملک کے بھلے کے لیے یہ اکٹھا رہے گا اور یہ آئین کے اوپر کھڑا رہے گا۔ اور ان کا دوسری کیا کوشش ہے کہ جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اس کے بیچ میں اور پاکستان کے ادارے کے بیچ میں فاصلے بڑھائے جائیں۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ملک کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اگر اکتوبر تک الیکشن ڈیلے کرتے ہیں تو کیا ان کے پاس روڈ میپ ہے جو ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ بلاول بھٹو نے کہا ہے ملک پر جب نااہل اور نالائق عمران خان کو مسلط کیا گیا اس وقت از خود نوٹس کہاں تھا؟ ادارے میں چند افراد ضد پر اتر آئے ہیں اور سیاست کر رہے ہیں۔ سیاست کرنی ہے تو تیاری پکڑیں، ہم بھی تخت لاہور میں بیٹھ کر غیر جمہوری قوتوں اور کٹھ پتلیوں کو جواب دیں گے۔ بلاول بھٹو گمبٹ میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اگر ہم نفرت کی سیاست کے بجائے اور تقسیم کی سیاست کے بجائے اور گالی کی سیاست کے بجائے ڈیلیوری کی سیاست پہ مقابلہ کرتے تو پھر پاکستان کے عوام کا بھی فائدہ ہوتا اور اس ملک کو معاشی ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس ملک کی قسمت کے ساتھ طاقتور طبقے نے کھیل کھیلا ہے، اپنے طاقت کی لڑائی میں جو عوام کا فائدہ ہے نظر انداز ہو جاتا ہے۔ ملک کی تاریخ میں سب سے طاقتور سویلین پریزیڈنٹ صدر آصف زرداری صاحب تھا۔ صدر زرداری نے اپنے جو پاورز ہے وہ پارلیمان کو دلوا دی۔ ہم نہیں مانتے کہ اس ملک میں کوئی انصاف کا ادارہ ہے۔ جو ادارہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو آج تک انصاف نہیں دلوا سکا، وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو انصاف دے سکے۔ یہ طاقتور آمروں کو جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب ہم پہ ایک نالائق نااہل
वजीर आजम मुसल्लत किया गया, जिसकी वजह से आज मुआशी बहरान है। आज खुद नोटिस कहां था, अब उनको जमहूरियत का ख्याल आता है। तख्ते लाहौर का सवाल और तख्ते लाहौर का लड़ाई पाकिस्तान को ले डूबेगा। अगर हमने सिर्फ शरीफ होके सियासत करने हैं, चंद शख्स जिद पे उतर आए हैं कि उन्होंने सियासत खेलना है, फिर अगर सियासत खेलना है फिर सियासत करने के लिए तैयारी पकड़ो। हम भी जानते हैं कि कैसे सियासत किया जाता है और हम अब सियासी मैदान में उतर आएंगे, हर गैर जमहूरी वार का जवाब देंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि क्या किसी अदालत ने कभी किसी डिक्टेटर को नाअहल किया? जब भी नाअहल किया एक मुंतखब वज़ीर आज़म को किया गया, जब भी रास्ता रोका गया जमहूरियत का रोका गया। आज तक किसी मुंतखब वज़ीर आज़म ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। वो रावलपिंडी में वकला कन्वेंशन से खिताब कर रही थी। क्या कभी किसी अदालत ने किसी डिक्टेटर को नाअहल किया? आपने कभी हिम्मत नहीं की डिक्टेटरशिप का रास्ता रोके। जब रोका मुंतखब वजीर आजम का रास्ता रोका, जमहूरियत का रास्ता रोका। किसी मुंतखब वजीर आजम ने कभी मुद्दत पूरी नहीं की। जब पूरी मुस्लिम लीग नून को चुन चुन के, ये तलाल चौधरी आपके सामने यहाँ बैठा है, चुन चुन कर सच बात करने पर, हक बात करने पर, जमहूरियत की बात करने पर, आइन और कानून की बालादस्ती पर चुन चुन के या तो नाअहल किया गया, इलेक्शन से बाहर रखा गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हक का रास्ता कभी आसान नहीं होता। एक ऐसा गीदड़ जो अपने आप को लीडर कहता है, जब वो निकलता है घर से तो जंगले वाली गाड़ी में सवार हो जाता है, वहां से उतरकर मुंह पे काला डब्बा पहन लेता है। मेरे बच्चे कार्टून्स देखते थे, वो स्पंज बॉब स्क्वायर पैंट्स वाला। जब से मुकदमात शुरू हुए तब से घर से नहीं निकलता। वहां सारे केसेस असल है, कौम से डिट्टाई से झूठ बोला और कई साल से बोलता आ रहा है। उसकी सियासत इमरान की आखिरी सांसें ले रही है। मकबूलियत की बड़ी बातें करता है ना, 2018 में भी इतनी मकबूलियत थी कि आरटीएस बिठाना पड़ा। रुपया मुसलसल जवाल का शिकार है और डॉलर आए रोज बुलंदी के नए रिकॉर्ड बना रहा है। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में भी सरमायाकार मुहतात हैं। फॉरेक्स मार्केट डीलर्स के मुताबिक सियासी बेयकीनी और मुल्की मईशत को बैरूनी माली ताउन के हुसूल में मुश्किलात और ताखीर के बाइस इंटरबैंक में डॉलर मजीद 56 पैसे महंगा होकर 287 रुपए 85 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। आवाम को ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 293 रुपए बताया तो जा रहा है, लेकिन ये आसानी से नहीं मिल रहा। शहबाज हुकूमत में मुल्की करेंसी की कदर लगभग 60% गिर चुकी है। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में भी सरमायाकारों की अदम दिलचस्पी देखी गई और इंडेक्स सिर्फ 29 पॉइंट्स इजाफे से 39,717 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दीगर खबरें शामिल करते हैं कि आलमी माहिरीन की टीम 4 पाउस ने कराची चिड़ियाघर में हथनी नूर जहां का इलाज शुरू कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी कहते हैं कि हथनी जल्द सेहतियाब हो जाएगी। कराची से अली मेहदी की रिपोर्ट देखिए। आलमी माहिरीन की 7 रुकनी टीम की जानिब से कराची चिड़ियाघर में हथनी नूर जहां का इलाज। माहिरीन की जानिब से हथनी को क्रेन से सहारा देकर खड़ा करके तफसीली तिबी मायना किया गया। पहले रोज नूर जहां के ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे किए गए। माहिरीन का कहना था कि नूर जहां की टांग में कोई फ्रैक्चर नहीं है। तकलीफ में कमी के लिए नूर जहां को मेडिसिन भी दी गई हैं। We have to stabilize the elephant. When we sedate him, the elephant have to stand in a stable place. We will do an X-ray. We will give also a lot of medication what the elephant need, a lot of infusion. Thomas can tell you more about the transrectal ultrasound, but we found maybe the reason. The good news is that most likely there is no fracture in the bone structure. हथनी नूर जहां की ट्रीटमेंट में गवर्नर सिंध की खुसूसी दिलचस्पी नजर आई। कामरान टिसोरी सुबह से तमाम मराहिल का जायजा लेते रहे। गवर्नर सिंध ने हथनी के जल्द सेहतियाब होने की उम्मीद भी जाहिर की। कहते हैं हथनी की हालत अब खतरे से बाहर है। हम समझ रहे थे कि इसका कोई मजीद मेजर सीजर या कोई बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक की जो रिजल्ट आया है वो नूरजहां हथनी खतरे से बाहर है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और दीगर हुक्काम भी चिड़ियाघर में हथनी की ट्रीटमेंट के मौके पर मौजूद रहे, जबकि डायरेक्टर जू के गैर हाजिर रहने पर गवर्नर सिंध ने सख्त भरमी का इजहार करते हुए इंक्वायरी के भी अहकाम दिए। हुक्काम के मुताबिक हथनी का इलाज मजीद 2 रोज तक जारी रहेगा।
सेहत बारे बात करेंगे कि रमज़ान में रोज़ेदारों को तली हुई खाने की चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। तिबी माहिरीन कहते हैं कि रोज़े रखने के बाद फौरी तौर पर तली हुई चीज़ें खाना कई बीमारियों का बायस बन सकता है। एहसन चांडियो की रिपोर्ट देखिए। रमज़ान का महीना अपने साथ न सिर्फ हजारों नेमतें लेकर आता है, बल्कि ये मुकद्दस महीने रोजेदारों के लिए जिस्मानी फवाइद भी लेकर आता है। लेकिन ज्यादातर लोग सहरी में पराठे और रोगनी पकवान, जबकि अफ्तार में पकोड़े समोसे दस्तरखान की जीनत बनते हैं। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि लोग जान ले कि हफ्ते में 4 बार से जायद तली हुई अशिया का इस्तेमाल आपको मौत की तरफ ले जा सकता है। इसलिए लोगों को चाहिए कि वो तली हुई ग़िज़ा अशिया का इस्तेमाल कम कर दें। 12 से 16 घंटे जो है वो भूखे रहते हैं और उसके बाद एकदम जो ना आप भरमार कर देते हैं खुराक की, तो मैदे पे बहुत ही जो है कि मनफी असर पड़ता है। तो कोशिश करें कि सादा खाएं। बदपरहेजी से तले हुए पकवान खाने से हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी का खतरा होता है। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती से इंसान मोटापे का भी शिकार हो जाता है और कैंसर की बीमारी का भी बाइस बन सकता है। जो चीज़ें समोसे, रोल और पकोड़े बनाए जाते हैं, वो तेल जब बच जाता है तो उस तेल को दोबारा दूसरे दिन फिर इस्तेमाल होता है। इस तरह से करने से ये तमाम चीज़ें कैंसर प्रोड्यूस करती हैं, खासकर गले का और मैदे का कैंसर होता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि रोज़ा खुलते वक्त पानी या खजूर इस्तेमाल करें, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि रोज़ा खजूर से इफ्तार किया जाए।